से हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, जिसका फर्स्ट प्रश्न कहता है दो धन पूर्णांक a और b, a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो r का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में कहता है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते थे। इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में कहता है क्या पूर्णांक संख्या को रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। तो हाँ, पूर्णांक संख्या को हम लोग जो है संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कहता है प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह संख्या कैसी हो जाती है। तो यह संख्या जो बन जाएगी ये आपका बन जाएगा पूर्णांक। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहता है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं होगा। तो संख्या रेखा पर जो हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे उससे संबंधित ये प्रश्न है। इसमें से आपसे पूछता है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपण होगा या नहीं होगा। तो संख्या रेखा पर ये निरूपित होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 6 में कहता है सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। तो यदि प्राकृत संख्या जो है यदि उसमें शून्य को शामिल कर देते इसको क्या कहते हैं। इसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि अगर पूर्णांक b, a पूर्णांक से पूर्णता विभाज्य है तो b को a का क्या कहेंगे। जब पूर्णता विभाज्य हो जाता है तो उसको भाज्य कहते हैं हम लोग। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में कहता है क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। तो एक बात को आप ध्यान रखिए कि शून्य से यदि किसी भी संख्या को विभाजित किया जाता है तो इसे अपरिभाषित बना देता है, जिसके कारण से हम लोग कह सकते हैं कि इसको जो है विभाज्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 9 में कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस लिए होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए जो हम लोग सीखे a बराबर बी क्यू प्लस में आर जो सीखे हैं तो ये किस लिए होता है। तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग हम लोग महत्तम समवर्तक को निकालने में करते हैं, जिसको HCF कहते हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कि धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में होता है। तो जैसे आप इस प्रश्न का कहने का अर्थ है कि जो परिमेय संख्या को हम लोग जो p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं तो उसी प्रकार से धनात्मक विषम पूर्णांक को कैसे लिखते हैं। तो इसका लिखने का तरीका होता है 2q प्लस या तो माइनस में 1 कर सकते हैं। मतलब q के जगह यदि आप कोई भी संख्या को रखते हैं उसके बाद उसमें +1 कीजिए या तो माइनस कीजिए, वो हर हमेशा आपका विषम संख्या देगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक देखिए यहाँ पर अबर जो है आपसे सम पूर्णांक की बात कह रहा है तो इसका सिंपल सा रूप होता है 2q होता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 12 में कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम केवल जो होता है धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है, धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब इसमें एक बात को और ध्यान रखना कि इसमें जो है शून्य को छोड़कर ये भी बात को आपको ध्यान रखना है, जिसके कारण से इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 13 में कहता है यूक्लिड विभाजन किन पूर्णांकों के लिए संभव है। तो यूक्लिड विभाजन जो है ये केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए संभव है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 14 में कहता है दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है तो d द्वारा विभाजित होगा। तो d द्वारा कौन विभाजित होगा। तो d द्वारा जो विभाजित होगा आपका a और b दोनों होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस सेट में जो है आपको प्रश्न की संख्या 100 दिखाई पड़ेगा और यदि हम बात करें इस चैप्टर का तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है, जिसमें से आज के सेट में हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे और फिर अगले सेट में हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। यदि ये 50 प्रश्न आप लोग देख लेते हैं तो एग्जाम में आपको इस चैप्टर से यदि प्रश्न पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो ये प्रश्न संख्या हम लोग 15 देखते हैं। 15 में कहता है दो धनात्मक पूर्णांक c और d हो,
भागफल तथा शेषफल r हो जहां शून्य r जो है 0 से बड़ा और d से छोटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा। मतलब इस बात प्रश्न के कहने का मतलब आप समझिए, जो a बराबर आप सीखे हैं बी क्यू प्लस में r, तो a के जगह आपको बना दिया गया है c बना दिया गया। तो ऑप्शन से ही पकड़ लीजिए कि सबसे पहले c कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 16 में कहता है दो धनात्मक पूर्णांक c और d है, तो इसका HCF क्या होगा अगर शेषफल जो है शून्य बचता है। तो जब शेषफल शून्य बचता है तो इसका जो HCF क्या हो जाएगा, ये d हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो है अति महत्वपूर्ण, जितना आपका एग्जाम से संबंधित प्रश्न है सभी प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 17 में कहता है दो धनात्मक पूर्णांक c और d है, तो HCF c और d किसके बराबर होगा। तो HCF जो है c और d किसके बराबर होगा, तो ये HCF c और d के बराबर ही होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा प्रश्न संख्या 18 में कि रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो रूट 18 कहने का मतलब रूट 18 में कौन सी संख्या को गुणा कर दिया जाए कि इसको परिमेय बना दे, इसका रूट निकल जाए। तो क्या गुणा करेंगे, तो रूट 2 गुणा करेंगे, रूट 2 गुणा करेंगे तो रूट 36 होगा, और 36 का रूट कितना होगा, 6। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 19 में कहता है परिमेय संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अपरिमेय संख्या, हाँ देखिए यहाँ बात को ध्यान में रखिएगा, अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो इसको नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। p बटा q के रूप में जो है हम लोग परिमेय संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 20 में कहता है यूक्लिड विभाजन दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से परिकलित करने के लिए होता है। किसके परिकलित करने के लिए होता है, तो यूक्लिड विभाजन जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं ये महत्तम समवर्तक को निकालने के लिए। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मासा के जगह HCF भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। आइए प्रश्न संख्या 21 में कहता है दो संख्या a और b का लघुत्तम समवर्तक 36 है और महत्तम समवर्तक 2 है, तो a का मान क्या होगा। तो a का मान क्या हो सकता है, ये इस बात को आपसे पूछा, तो a का मान क्या हो सकता है, तो 2 होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 23 में कहता है 5, 15 और 20 के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात क्या होगा। तो यदि आप इसका LCM निकालिएगा तो LCM आपका 60 निकलेगा, HCF निकालिएगा तो HCF इसका 5 निकलेगा, दोनों का अनुपात पूछा तो कितना हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। 24 में आपसे कहता है अगर एक से एक भाज्य को P1 P2 P3 डॉट 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 Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है, तो P1 P2 डॉट 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 Pn कैसे संख्या कहेंगे, इसको कैसे संख्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये प्रश्न संख्या 25 में कहता है 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। देखिए 4 का पावर जो है n है, अब n के जगह आप कुछ भी संख्या को रखिए, जैसे हम 2 रखते हैं तो 2 को रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 16। अब कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या को गुना कर दे कि ये शून्य पर समाप्त होगा। तो इसमें देखिए तो 5 गुना करने पर शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 26 में आपसे कहता है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा किससे। मतलब ये 1396 है ना, 13,986 जो है इसको आप 2 से लगाइए, फिर इसको आप जो है लगाइएगा 2 से, तो कितना बचेगा, ये 2 छक्का 12 और ये कितना हो जाएगा 2 नमा 18, ये 2 नमा 18 और 2 तिया 6। फिर 2 से इसको लगाइएगा, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगाइए, तो कितना बार में 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये 2 ही बात से ये आपका क्लियर हो जाएगा कि देखिए 13,986 जो है 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो इसका कहना मतलब ये किससे विभाज्य होगा, तो 6 से होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 27 में कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर PQ क्या होगा। अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या है कि जो केवल एक और स्वयं से कटे, तो 2 और 3 को आप मान लीजिए और ये दोनों को गुना करके रूट निकालिएगा तो ये भी कैसा निकलेगा संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 28 में कहता है सबसे छोटी अभाज्य
और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है और छोटी भाज्य भी 2 होता है, तो दोनों का गुणनफल कितना हुआ, तो 4 हुआ। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। 29 में कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो निकालिए ना, कोई भी दो को सम संख्या उठा लीजिए, 4 और 6 उठाइए। 4 को तोड़ सकते हैं कितना, 2 गुने 2, और 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुने 3 तोड़ सकते हैं। तो इस प्रश्न में देखिए दोनों में कौन शामिल है, तो 2 शामिल है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 30 में कहता है अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या है। तो अपरिमित रूप से ये क्या हो सकता है, तो ये अनेक हो सकता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 में कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने का मतलब जो स्वयं से कटे और साथ में जो 1 से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिएगा 11। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको बताना है। तो अभाज्य संख्या इसमें बताइए कि इसमें जो है अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 29 होगा, जो केवल 1 और स्वयं से कटेगा। आइए प्रश्न संख्या 33 में कहता है 625 का भाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात। तो 625 का यदि आप गुणनखंड तोड़िएगा तो इसमें देखिएगा 5 जो है 4 बार आएगा। तो इसका अधिकतम घात कितना है, तो 4 है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 34 में कहता है 26 और 91 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। महत्तम समवर्तक कहने का मतलब जो दोनों में शामिल हो। तो 26 का निकालिए तो कितना निकलेगा, 2 गुने 13। 91 को निकालिए तो कैसे निकलेगा, तो ये 7 गुने 13। तो दोनों में शामिल कौन है, तो 13 है। तो इसका महत्तम समवर्तक कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आप लोग जो है टोटल वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक ले आप लोग देखिए। आप लोग जो है स्टार्टिंग में देखते हैं, फिर आप लोग कुछ सेकंड तक या मिनट तक फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आप जो है जितना प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, सारे प्रश्न को यदि आप देख लेते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। 35 में कहता है लघुत्तम समवर्तक ए बी क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को ना थोड़ा सा हम आपको एक फार्मूला ही बताते हैं। 2 संबंध होता है, एचसीएफ ए कॉमा बी अगुने एलसीएम ए कॉमा बी, ये दोनों का इक्वल में होता है ए गुने बी। तो आपसे क्या पूछा, एलसीएम ए कॉमा बी बराबर क्या होगा। तो एलसीएम को रहने दीजिए, तो एचसीएफ को यदि इधर गुना में है तो दूसरे तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भागा में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। 36 में कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा। तो 36 को आप 156 को आप तोड़िए। जब 156 को आप तोड़िएगा तो इसमें देखिएगा इसका अधिकतम, जैसे 156 को तोड़िए ना, 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 से 14 और 2 8 16, फिर 2 से तोड़िए तो कितना होगा, 2 3 6 और 2 9 18। कहने का मतलब 2 वही आएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। 36 में कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा। तो इसका महत्तम घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 37 में कहता है वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक होगा। तो जो स्वयं 1 से भाज्य जो होता है उसको हम लोग कैसी संख्या कहते हैं, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 38 में देखिए क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। तो हाँ, इसको लिखा जा सकता है, जिसके कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर हम लोग ए को कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 में कहता है किस प्रकार की संख्या। तो इस संख्या को ना आप इसको हल करके भी चेक कर सकते हैं। 11 को 7 फिर उसमें 13 गुना करके और फिर प्लस में 13 कीजिए, या तो आप इसको इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं कि 13 दोनों में मिल रहा है तो 13 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ 77 और प्लस में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इसी को जब देखिएगा तो 77 और 1 कितना हो गया, 78। तो 78 देखिएगा तो ये भाज्य है कि नहीं, जिसके कारण से इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए को कह सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं।
40 में कहता है 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना है, तो 23,750 जो है इसका आप लोग एलसीएम निकालिए, और जब एलसीएम निकाल के चेक कीजिएगा तो इसमें 5 का अधिकतम घात जो निकलेगा 4 निकलेगा, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 में देखते हैं, कहता है ए का पावर 1/n का मान कौन हो सकता है। तो देखिए एक बात को आप समझिएगा, किसी के अंश से यदि एक को हटाना हो ना तो उसका पावर में आप -1 कर दीजिए। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि वो जो है ये हट जाता है। किसी के अंश से एक को हटाना हो तो आप पावर में -1 कर दीजिए, इसका मतलब वो हट जाता है। तो देखिए 1/n है तो इसका कितना हम लोग लिख सकते हैं, a के पावर n-1। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 42 में कहता है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा। तो अभाज्य संख्या का यदि मास आपसे पूछा जाए तो ये कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। 43 में कहता है a प्लस बी का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। तो a प्लस बी का परिमेयकरण गुणांक कहने का मतलब इसको जो है आपको परिमेय संख्या बनाना है। तो a प्लस रूट बी में हम कौन सी संख्या गुणा करें, तो इसमें यदि हम a माइनस रूट बी को गुणा कर दे तो ये परिमेयकरण नहीं बन जाएगा, a² माइनस b², जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 44 में कहता है a प्लस बी बराबर में c प्लस रूट अंडर डी। तो a और c में क्या संबंध है, तो a और c में हम लोग क्या कर सकते हैं कि a इक्वल में c। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 में कहता है 3 का पावर 2 गुने 2 गुने 5 और 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 का मासा क्या होगा। तो जो दोनों में शामिल होता है उसी को हम लोग मासा कहते हैं। तो देखिए इसमें 3 का पावर 2 शामिल है, इसमें 3 का पावर 3, तो कम वाले हम लोग लिखते हैं 3 के पावर 2। इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 1 है तो ये 2 भी लिखाएगा। इसमें 5 है तो 5 को शामिल कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और ये 5 दूना कितना 10, तो 10 9 कितना 90। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। 46 में कहता है संख्या 4 के पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है तो n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा, ऐसा संभव है। तो ऐसा कोई संख्या ही संभव नहीं कि 4 का पावर 1 कीजिए, 4 का पावर 2 कीजिए, 4 का पावर 3 कीजिए, 0 पर समाप्त नहीं होगा, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। 47 में आपसे कहता है, हाँ 47 नंबर जो प्रश्न है ना ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। कहता है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटे समय लगाते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर वापस मिलने में कितना समय लगेगा। तो जब भी इस तरीका का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो केवल सभी का आप एलसीएम निकाल दीजिए, 1 का, 3 का, 5 का। जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 15। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आइए प्रश्न संख्या 48 भी सेम ही है। इसमें कह रहा है कि अबर जो है 3 घंटा, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। ध्यान रखिएगा ये दोनों प्रश्न जो है आपके क्लास 10th में जो है फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसके कारण से ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 47 का तो आंसर हम बताएं, 48 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग जो है वीडियो देखकर बताइएगा कि कैसा आप लोग को वीडियो लगता है, क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अच्छा लगता है। आइए प्रश्न संख्या जो है 49 देखते हैं। 49 में कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या, इसको फिर से देखिए कि कौन केवल 1 और स्वयं से कटेगा। तो इसमें केवल ऐसी संख्या कौन है, तो केवल 23 है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए इस सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 में कहता है यदि 65 तथा 117 का महत्तम समवर्तक 65m-117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले 65 और 117 का मासा निकालिए। तो यदि आप मासा इसका निकालिएगा तो देखिएगा 65 का कितना और 117 का कितना निकलेगा, मासा तो 13 निकलेगा। ठीक है, अब इसी को कह रहा है कि जब इतना है तो m का मान आपका तो निकल गया कितना, क्या आपसे पूछ रहा,
यदि 65 तथा 117 का मासा 165, हाँ तो ठीक है, 100 जो है 65m अब माइनस में 117 इक्वल में 13 कर दीजिए। अब 65m यदि आप निकालिएगा इसका मान, तो 117 और 13 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इसको यदि आप कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल ये 2 बार में हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।